कि रमेश बिधूड़ी जी की टीम से कुछ लोग हमारे एक झुग्गी क्लस्टर के लोगों को रात को धमका रहे थे। पुलिस थाने की तरफ जाते हुए एक और गाड़ी में रमेश बिधूड़ी जी की टीम के कुछ लोग नवजीवन कैंप, नेहरू कैंप की झुग्गियों के आसपास घूम रहे थे। हमने इलेक्शन कमीशन को बुलाया, रिटर्निंग ऑफिसर को कंप्लेंट की, फ्लाइंग स्क्वाड को बुलाया, पुलिस को बुलाया। मैंने इलेक्शन कमीशन को बुलाया, पुलिस को बुलाया और इलेक्शन कमीशन ने इस पूरे प्रकरण में रमेश बिधूड़ी जी की टीम पे कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि मेरे ऊपर एफआईआर किया। टीम से कुछ लोग हमारे एक झुग्गी क्लस्टर के लोगों को रात को धमका रहे थे। हम रात को गए वहाँ पे और दिनेश चौधरी जी, पहले किसी ने बताया था कि मनीष बिधूड़ी जी हैं, पर ये दिनेश चौधरी जी हैं, संगम विहार के हैं। जीपीएस टैग्ड फोटो हमारे पास है जो क्लियरली कह रहा है कि 3 फरवरी रात को 11:30 बजे साइलेंस पीरियड में गिरिनगर बाल मुकुंद खंड में ये व्यक्ति मौजूद थे। मैंने रिटर्निंग ऑफिसर को फ़ोन किया, डीसीपी को फ़ोन किया, पुलिस की टीम आई और इनको लेकर भी गई। लेकिन जब हम इनके पीछे पीछे गए तो ये दिखा कि इन पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ, इनको पुलिस ने जाने दिया। इन द मीन टाइम पुलिस थाने की तरफ जाते हुए एक और गाड़ी में रमेश बिधूड़ी जी की टीम के कुछ लोग नवजीवन कैंप, नेहरू कैंप की झुग्गियों के आसपास घूम रहे थे। उनकी भी जीपीएस टाइम स्टैम्प्ड फोटोज हैं हमारे पास। ये अनुज भाटी, जो मुझे बताया गया है कि शायद सगे भतीजे हैं, अनुज बिधूड़ी, जो मुझे बताया गया है कि सगे भतीजे हैं रमेश बिधूड़ी जी के, उनके भाई के सुपुत्र हैं और सेठी के नाम से इलाके में जाने जाते हैं। उसी गाड़ी में लालू बिधूड़ी, जो भी तुगलकाबाद गांव के निवासी हैं, इनकी भी जीपीएस टाइम स्टैम्प्ड फोटोज हैं। इस लोकेशन पर हमने इलेक्शन कमीशन को बुलाया, रिटर्निंग ऑफिसर को कंप्लेंट की, फ्लाइंग स्क्वाड को बुलाया, पुलिस को बुलाया। जब एसएचओ वहां पे पहुंचे और उन्होंने अनुज बिधूड़ी को वहां पर देखा तो खुले आम एसएचओ साहब ने इनको वहां से सबके सामने फरार करवा दिया। इनको फरार करवाने के लिए और उससे ध्यान हटाने के लिए पुलिस वालों ने 2 लोकल लड़के, एक जो वहां पे उस इलाके में अपने एक रिश्तेदार के पास सामान छोड़ने आया हुआ था, जो इस पूरे प्रक्रिया की वीडियो बना रहा था, और एक जो हमारे किसी एक कार्यकर्ता के को देखकर अपने घर से बाहर आया था। जो 2 लड़के एमसीसी वायलेशन का वीडियो बना रहे थे, जो ईसीआई में कंप्लेंट कर रहे थे, उन 2 लड़कों सागर मेहता और अशमीत सिंह को पुलिस ने बर्बरता से पीटना शुरू कर दिया। जो कंप्लेंट कर रहा है उसकी पिटाई पुलिस द्वारा हो रही है। ये पिटाई गोविंदपुरी एसएचओ धर्मवीर सिंह द्वारा की गई। उसके साथ 10 और पुलिस अफसर थे। हमारे पास वीडियो एविडेंस भी है, जो मैंने कल रात को ट्वीट किया, कि उनको थाने लेके जा रहे हैं और पुलिस वाले इन दोनों लड़कों को लात मार रहे हैं जब थाने लेकर जा रहे हैं। इन लड़कों को बिना किसी कंप्लेंट के, बिना किसी एफआईआर के, रात के 1 बजे से सुबह 6 बजे तक थाने में रखा गया। सारी इलाके के सीनियर पुलिस वालों को वहां बुला लिया गया, जिसमें हर्ष इंदौरा एसीपी साउथ ईस्ट, एगमुट के आईपीएस के 2016 के ऑफिसर हैं, श्री वीरेंद्र एसीपी सरिता विहार, श्री राकेश कुमार एसीपी कालका जी,
ये सब वहां पे मौजूद थे। इन्होंने एमसीसी वायलेशन करने वालों पे कोई एक्शन नहीं लिया। एमसीसी वायलेशन रिपोर्ट करने वाले 2 लड़कों को 5 घंटे पुलिस थाने में बिठा के रखा। और जो एक हिंदी में मुहावरा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मैंने इलेक्शन कमीशन को बुलाया, पुलिस को बुलाया, और इलेक्शन कमीशन ने इस पूरे प्रकरण में रमेश बिधूड़ी जी की टीम पे कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि मेरे ऊपर एफआईआर किया। मैं आज इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहती हूं, भारत फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जाना जाता है। आज देश की राजधानी में खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। बीजेपी वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनको बचाने के लिए पुलिस वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं, और अब इलेक्शन कमीशन कंप्लेंट करने वालों पे केस फाइल कर रही है। क्या ये हाल होगा अब? राजीव कुमार जी, अपनी सोती हुई आत्मा को जगाइए। हम सुबह से आपसे टाइम मांग रहे हैं मिलने के लिए, आप टाइम नहीं दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन कंप्लेंट करने वालों पे एफआईआर कर रहा है। एमसीसी वायलेशन रिपोर्ट करने वालों को पुलिस खुलेआम बर्बरता से मार रही है। आज देश का लोकतंत्र राजीव कुमार जी के हाथ में है, और इतिहास देख रहा है राजीव कुमार जी कि देश की राजधानी में लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। मैं बीजेपी वालों को भी बता दूं, दिल्ली की जनता सब देख रही है। उनको पता है कि एक तरफ गुंडागर्दी करने वाले और फ्री की योजनाओं को बंद करने वाले लोग हैं, और दूसरी तरफ हर महीने 25,000 रुपए के फायदा पहुंचाने वाली पार्टी है। दिल्ली की जनता बहुत सोच समझ के अपना फैसला लेगी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े भी दे दें। महाकुंभ की व्यवस्था के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए मेरी मांग है, अध्यक्ष महोदय, सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। महाकुंभ हादसे के शिकार लोगों की मृत्यु, घायलों का इलाज, दवाइयों, डॉक्टर, भोजन पानी, परिवहन की उपलब्धता का आंकड़ा संसद में पेश किया जाए। महाकुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर घोर दंडात्मक कार्रवाई हो। जिन्होंने सच छिपाया है उनको दंडित किया जाए। आप देश के परम अभिभावक होने के नाते हमारा आपसे अनुरोध है कि जहां सरकार बजट के आंकड़े लगातार दे रही है, और जब मैंने अभिभाषण पढ़ा अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे आंकड़े सरकार ने दिए हैं। आंकड़े देने से पहले महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े भी दे दें। महाकुंभ की व्यवस्था के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए मेरी मांग है, अध्यक्ष महोदय, सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। महाकुंभ आपदा प्रबंधन व खोया पाया केंद्र की जिम्मेदारी सेना को दी जाए। महाकुंभ हादसे के शिकार लोगों की मृत्यु, घायलों का इलाज,
दवाइयों, डॉक्टर, भोजन पानी, परिवहन की उपलब्धता का आंकड़ा संसद में पेश किया जाए। महाकुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर, महाकुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर घोर दंडात्मक कार्रवाई हो। जिन्होंने सच छिपाया है उनको दंडित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, हम डबल इंजन की सरकार से पूछते हैं, अगर अपराध बोध नहीं था तो आंकड़े दबाए, छिपाए और मिटाए क्यों गए हैं? सच छिपाना और मिटाना भी तो अपराध है। इसका दंड कौन भुगतेगा? अध्यक्ष महोदय, जहां इंतजाम होना चाहिए था वहां प्रचार हो रहा था। एक धार्मिक समागम में डबल इंजन का राजनीतिक प्रचार अशोभनीय है, निंदनीय है। इतने बड़े हादसे के बाद कम से कम अब तो वो होर्डिंग उतरवा देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, महाकुंभ की जो तैयारी हुई, जो हम लोगों ने जाना वहां पर, महाकुंभ न केवल 144 साल के लिए ये कहा गया, बल्कि ये भी कहा गया कि पहली बार धरती पर इस तरह का डिजिटल और जो आधुनिक चीजें हैं, टेक्नोलॉजी, उसका इस्तेमाल कर करके महाकुंभ होने जा रहा है। सीसीटीवी, ड्रोन, लाइव स्ट्रीमिंग के आधार पर जिनका दावा था कि वो डिजिटल कुंभ करा रहे हैं, वो मृतकों की डिजिट नहीं दे पा रहे हैं। एक तरफ तो जो लोग डिजिटल 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 अध्यक्ष महोदय कहने को थकते नहीं हैं, लेकिन जब कुंभ में इतना बड़ा हादसा हो गया है तो यही सरकार डिजिट नहीं दे पा रही है। हमारे अपने लोग मारे गए हैं, जिसमें परिवार का हर रिश्ता दिवंगत हुआ है। किसी की माता, किसी के पिता, किसी की बहू, किसी की बेटी, किसी का भाई बहन, चाचा चाची। बच्चों के आंकड़े तो अभी तक नदारद हैं। खोया पाया केंद्र ही लोगों को तो नहीं मिल रहा है। जो खोया पाया केंद्र था उसको भी लोग पा नहीं पा रहे, ढूंढ नहीं पा रहे। अध्यक्ष महोदय, कुंभ कोई पहली बार नहीं हो रहा है। कुंभ का आयोजन सदियों से होता आया है। हमारे पौराणिक और हमारे इतिहास के दस्तावेज ये बताते हैं कि समय समय पे जो भी सरकारें रही होंगी, जिसका भी राज रहा होगा अध्यक्ष महोदय, उसने महाकुंभ या इस तरह के कुंभ का आयोजन किया है। एक तरफ तो वो कि जो 144 साल बाद महाकुंभ होने जा रहा है, उसका इतना प्रचार किया। और मैंने तो कई टीवी इंटरव्यूज में, कई समाचार चैनलों पर ये बात सुनने में आई और सुनते रहे हम लोग कि सरकार ने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया है। और अगर 100 करोड़, अध्यक्ष महोदय, अगर ये बात गलत है तो मैं रिजाइन आपको देना चाहता हूं। अगर अध्यक्ष महोदय, ये माननीय सदस्य लोग अगर ये नहीं सुन पा रहे हैं तो मैं इनको एक एक को, आप नहीं गए स्नान करने, आप स्नान करने नहीं गए, इसीलिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये कहा गया कि 144 वर्ष के बाद ये हो रहा है। जहां तक मेरी समझ और जानकारी कहती है, जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रो चीजों को समझते होंगे वो ये स्वीकार करते होंगे, जो भी कुंभ होता होगा वो 144 वर्ष के बाद ही होता होगा। लेकिन ये कहा गया कि नक्षत्र ऐसे हैं। तो मैं अध्यक्ष महोदय सरकार से कहना चाहता हूं कि सतयुग से लेकर के कलयुग तक ये सनातन परंपरा रही है कि संत महात्मा साधु समाज मुहूर्त के हिसाब से शाही स्नान करते हैं। उसमें नक्षत्रों के हिसाब से जो सहयोग बनता है वही शाही स्नान का मुहूर्त होता है। लेकिन भाजपा के राज में ये सनातन परंपरा टूट गई। पहले सरकार ने संत समाज को शाही स्नान रद्द करने का आदेश दिया, जिससे अनादिकाल की सनातन परंपरा टूटी। और फिर जब देश भर ने ये बात उठी, देश भर में ये बात उठी, तो उन्होंने हादसे को छिपाकर फिर से आदेश दिया कि अखाड़े शाही स्नान करने जाएं।
इससे सरकार ने पावन मुहूर्त के स्थान पर अपने मनमाने समय पर स्नान कराने का आदेश दिया। बात उस दिन या तिथि की नहीं होती है, बल्कि निश्चित मुहूर्त काल की होती है। ये सनातन परंपरा तोड़कर इन लोगों ने अच्छा नहीं किया। और ये क्या परंपरा टूटी है कि नहीं टूटी है, मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय मुझसे बेहतर सामने वाले ज्यादा जानते होंगे इसके बारे में। और जो लोग अध्यक्ष महोदय जो हम लोगों ने देखा वहां पर लोग पुण्य कमाने आए थे और अपनों के शव लेकर के गए हैं। चमत्कारी करिश्मा तो ये हुआ है, श्रद्धालुओं के शव मिल गए थे, पर सरकार स्नान करने वाले मरने वालों की बात स्वीकार नहीं कर रही थी। और इससे ऊपर ये बात जो वहां पर और हुई, अध्यक्ष महोदय, जब ये जानकारी हो गई कि कुछ लोगों की जान चली गई, लाशें हैं जो मोर्चरी में पड़ी हैं, अस्पताल में पड़ी हैं, उसके बाद सोचिए सरकार क्या कर रही है। अपने सरकारी हेलीकॉप्टर में फूल भर करके फूलों को डालने का काम किया। सोचिए ये हमारी कहां की सनातनी परंपरा है। मैं जानना चाहूंगा सदन के माध्यम से हमारे माननीय सदस्य बताएं कि जहां लाशें पड़ी रही हों, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थीं, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थीं, न जाने कितने कपड़े पड़े थे, महिलाओं की साड़ियां थी, कपड़े थे, लेकिन उनको कैसे उठाया गया? उन सबको उठाया गया जेसीबी मशीन से, ट्रैक्टर की ट्रॉली से। उनसे उठा करके कहां फेंका कोई नहीं जानता, लेकिन जब उनको लगा कि वहां से बदबू आ रही है तो यही सरकार के लोग छिपाने लगे हैं। यही आपका महाकुंभ का आयोजन था। और हर बात को छिपाने के लिए न केवल ये लोग मीडिया का सहारा ले रहे हैं, मीडिया का सहारा लेते लेते सुनने में आया है कुछ दबाव और कुछ स्वीटनर भी दिए जा रहे हैं जिससे उनकी खबरें बाहर ना आ जाएं। और अगर अध्यक्ष मोदी ये बात सब गलत है मेरी, अगर ये बात सब गलत मैं कह रहा हूं, तो अभी तो नेता सदन को अभी भाषण देना है। और मैं ये बात और कहना चाहता हूं, आप अपनी तरफ से जानकारी कर लीजिएगा। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने शोक नहीं प्रकट किया था। जब देश की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी ने शोक प्रकट किया, उसके बाद 17 घंटे बाद सरकार ने स्वीकार किया। अध्यक्ष मोदी, ये वो लोग हैं जो आज भी कोई सच्चाई स्वीकार नहीं कर सकते। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. अभी तो जेडब्ल्यूसी का खत्म हो गया मामला, टेन्योर। आपका सवाल क्या है? आपने कहा कि जेपीसी का जो रिपोर्ट है उसके अनुसार वक्त पर कंट्रोल होगा, लेकिन हम 1 इंच जमीन नहीं देंगे, चाहे दरगाह हो या मस्जिद। देखिए, जो फाइनल रिपोर्ट दी गई है और जो बीजेपी के एमपीज ने जो अमेंडमेंट्स दिए, जो उनकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के ऊपर उन्होंने उसको पास करवा लिया, और अपोजिशन ने जो अमेंडमेंट्स दिए उसको हम लोग पास नहीं करवा सके क्योंकि हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं थी। सच्चाई ये है कि पहले तो आप ये जानिए कि वक्फ बोर्ड जो है वो मुसलमानों के उन प्रॉपर्टीज के लिए है जिसको हमारे बुजुर्गों ने दान दिया था।
अपनी प्रॉपर्टी को दान दिया अल्लाह के नाम पर। उसमें मेंबर आप बना रहे हैं नॉन मुस्लिम को नंबर 1, और उसमें नॉमिनेट करेंगे, इलेक्शन नहीं होगा अभी स्टेट वक्फ बोर्ड में, आप नॉमिनेट करेंगे तो उसमें मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी हो सकते हैं उसमें। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में भी ऐसा ही होगा। दूसरी बात यह है कि लिमिटेशन एक्ट हिंदू एंडोमेंट बोर्ड पर, सिख के गुरुद्वारा के ऊपर, क्रिश्चियंस पर अप्लाई नहीं होता, तो वक्फ बोर्ड पर क्यों लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करने जा रही है सरकार? तीसरा यह है कि कलेक्टर या उसके अबाव ऑफिसर्स को कोई पावर ही नहीं है, आप उनको पावर देकर एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करना चाह रहे हैं। चौथी बात यह है कि वक्फ बाय यूजर, जो वक्फ बाय यूजर है जिसको बाबरी मस्जिद राम मंदिर में सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया, उसके पैराग्राफ्स लिखे उसके बारे में, उस जजमेंट के मुताबिक राम मंदिर बन गई, और उस जजमेंट में जो वक्फ बाय यूजर के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सरकार उसके बरक्स, उसका ऑपोजिट काम कर रही है। ऐसे कई अमेंडमेंट जो सरकार पेश की और फिर इस जेडब्ल्यूसी में उसको बीजेपी के और उनके अलाइज ने पास किया, उससे वक्फ बोर्ड खत्म होकर रह जाएगा। ऑन पैरिटी, जब हिंदू एंडोमेंट बोर्ड्स में नॉन हिंदू नहीं बन सकता तो नॉन मुस्लिम कैसे बनेगा? यहां पर सिर्फ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में सिख ही बन सकता है, आप यहां पर क्यों बनाना चाह रहे? और एंक्रोचर्स को आप रिवॉर्ड कर रहे हैं लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करके। ट्राइब्यूनल में आप क्या करने जा रहे हैं? तो ये तमाम चीजें, उससे एक ही मकसद है कि जितनी वक्फ प्रॉपर्टीज है सरकार उसको छीनना चाह रही है, जिसमें मस्जिद भी है, दरगाह भी है, खानखा भी है, कब्रिस्तान भी है। अब ये एक अमेंडमेंट जो इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ पर पास करवा लिया, इस फाइनल रिपोर्ट में आप देखिए क्या कहते हैं, वक्फ बाय यूजर में अगर वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी होगी या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी तो वक्फ बाय यूजर नहीं होगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, सच्चर कमेटी जाकर पढ़िए, जिसमें सच्चर कमेटी ने कहा कि दिल्ली में 123 ऐसे प्रॉपर्टी से जो सरकार के कब्जे में है। मैं कहा वक्फ प्रॉपर्टी है, सरकार के कब्जे में, उसकी 2008 में लागत 3000 करोड़ बताई गई। पार्लियामेंट के सामने की मस्जिद को गवर्नमेंट बोलती गवर्नमेंट की है, सामने है ना पार्लियामेंट सामने की, वहां के इमाम साहब एमपी हैं, उसका कोर्ट में केस चल रहा है, तो सरकार बोली हमारी प्रॉपर्टी हो गई। कैसे होगा बताइए आप? ये ऐसे कई एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। आप इवैक्यू प्रॉपर्टी खत्म कर रहे हैं, इवैक्यू प्रॉपर्टी अलग है, इवैक्यू बाय वक्फ अलग है। पंजाब में हजारों एकड़ इवैक्यू प्रॉपर्टी जिससे रेवेन्यू आता है उसको खत्म कर रहे हैं आप, तो उससे फायदा किसको हो रहा है? सिर्फ नफरत की बुनियाद पर मुसलमानों की प्रॉपर्टीज को वक्फ की प्रॉपर्टीज छीनने के लिए। और एक बात समझिए, ये वक्फ की जो प्रॉपर्टीज है वो हमारे लिए एक वर्शिप है। नमाज हम पढ़ते हैं मगर ये भी हमारा एक वर्शिप है, उसको हमको उससे महरूम करना चाह रहे, ये हम इस कह रहे हैं। तो इनका मंशा और मकसद तो वो एक ही है ना, वक्फ प्रॉपर्टीज बचाना नहीं है, छीनना है। वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को भड़का रहे हैं और आप जगदम्बिका पाल जी ने कहा है कि जो चर्चा हुई उसमें आपने हिस्सा लिया, सभी लोगों ने तो क्या चर्चा? अरे चर्चा, इतना गलत काम जगदम्बिका पाल ने किया जैसे चेयरमैन, वो उनमें इतना पार्लियामेंट्री उनको रूल्स मालूम होना चाहिए। अगर मेरी रिपोर्ट दी गई थी उसके 9 पेजेस को और मुख्तलिफ 8 से 10 पैराग्राफ्स को उन्होंने ब्लैक कर दिया। और रूल पोजीशन ये है, हमने स्पीकर साहब लेटर भी लिखा, अगर आप किसी मेंबर के डाइसेंट रिपोर्ट को अगर आप उसको इंक्लूड नहीं कर रहे तो आप इन्फॉर्म करना चाहिए, मुझे बताना चाहिए। अब मिसाल के तौर पर ड्राफ्ट रिपोर्ट में पढ़िए, आप लिखा गया कि वो रेकमेंड कर रहे हैं रिपोर्ट में कि ट्राइबल लैंड को वक्फ डिक्लेयर करना नहीं चाहिए। लीगली एक मुसलमान ट्राइबल हो सकता है, और इस पार्लियामेंट में 10 मर्तबा के एमपी एक मुस्लिम ट्राइबल थे, सईद साहब लक्षद्वीप के। आप उनसे कहेंगे वक्फ मत करो, इसका असर क्या होगा लक्षद्वीप में? कितने ट्राइबल मुसलमान हैं? आप हम लिख के दिए कि ये लीगली रॉन्ग पोजीशन है आपका, आपने उसको ब्लैकआउट कर दिया। कई चीजें हम जो लिखी फैक्चुअल जो है उसको उसने ब्लैकआउट कर दिया और इन्फॉर्म तक नहीं किया हमको। ऐसे कई अपोजिशन मेंबर्स की रिपोर्ट को ब्लैकआउट कर दिया उन्होंने। तो ये मनमानी की उन्होंने उसमें ना, तो देखिए 391 का रूल है, डायरेक्शन 91 मानते हैं, मगर आपको तो रीजन बताना चाहिए। फैक्चुअल को आप चीजों को आप उसको ब्लैक कर देते हैं। आपका डिसीजन नोट कितना पेज का था?
डिसेंट नोट तो हमारा बहुत लंबा था, जिसमें से कई फैक्चुअल जो चीजें थी, इसको चेयरमैन साहब ने अपने पावर्स का वेरी नैरो एंड पेरोकियल इंटरप्रिटेशन लेके ब्लैकआउट कर दिया उसको। फिर हम लेटर लिखे स्पीकर साहब को, अपील किए उनको डायरेक्शन 91(2) में कि सर इसको आप इंक्लूड करिए, इसमें देखिए आप सच्चाई है इसमें पूरा, इसमें कोई गलती नहीं है। अब स्पीकर साहब के पास है वो। वैसे साहब लेकिन कुछ तो डाइल्यूट किया गया है बिल्कुल। क्या डाइल्यूट किया गया बताइए? नहीं आप बोलिए डाइल्यूट किया गया, बताइए बोलिए। वक्फ बाय यूजर वाले हम तो आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं ना भैया। आप कह रहे हैं डिस्प्यूट होगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की, डिस्प्यूट के माने आपने लिखे उसमें, डिस्प्यूट कुछ भी हो जाएगा। अच्छा, और एक उसमें बिल में क्या है कि आप वक्फ के मुतवल्ली हैं, मैं जाकर कलेक्टर को बोलता हूं कि भाई ये इनकी प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है, और कलेक्टर जब इंक्वायरी ऑर्डर कर देगा तो जब तक वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी ना उसमें टाइम पीरियड है। अब कलेक्टर इंक्वायरी लेगा, मेरी वक्फ प्रॉपर्टी खत्म हो गई, इंक्वायरी का टाइम लिमिट नहीं है। और कलेक्टर कौन होता है? कलेक्टर गवर्नमेंट अपॉइंट करती नहीं करती, तो ये सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन भी है। कहां से होगा बताइए? यही तो हम बता रहे हैं भाई। ऑन पैरिटी आप इसको क्यों देखिए ना, हिंदू एंडोमेंट बोर्ड्स में, सिखों के गुरुद्वारा में, क्रिश्चियंस में, ये सब चीजें हैं क्या? आप वहां करने वाले हैं क्या? अच्छा, वक्फ फंड आता था 7%, उसको आपने कम कर दिया 5%, और अमेंडमेंट क्या किया? वॉट एवर द नंबर गवर्नमेंट सेक्रीफाई है और कम हो जाएगा। अब कैसे चलेगा वक्फ बोर्ड फिर? इसके बाद भी अगर ये सरकार तो इसके बिल बाद लाने का प्लान करिए, अगर बिल आएगा तो फिर आप लोग क्या करेंगे? बिल आएगा तो हम जो करना है करेंगे, क्या बात है। सर पाल साहब कह रहे हैं और जो एनडीए के अलाइज हैं उनको सोचना चाहिए। हमेशा पॉलिटिकल एनिमल नहीं होता ना। सर आप मुसलमानों को भड़का रहे हैं, ये जगदम्बिका पाल कह रहे हैं क्योंकि आप मेंबर थे जेपीसी के। आपने डिसेंट जेपीसी नहीं है वो, ज्वाइंट वर्किंग कमेटी है, उनको इतना तक नहीं मालूम। जेपीसी बोलते रहते हैं, ज्वाइंट वर्किंग कमेटी है। जेपीसी अगर होती तो उसको इन्वेस्टिगेटिव पावर्स होते, जैसा वन नेशन वन इलेक्शन बनाया गया है। ये ज्वाइंट वर्किंग कमेटी है, बस राग आलाप रहे। जेडब्ल्यूसी है, वो तक नहीं मालूम उनको। ओके, थैंक यू। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.
मैं जातिगत जनगणना से शुरुआत करूंगा, जिसकी देश को जरूरत है, क्योंकि जनगणना होगी तो आंकड़े आएंगे तो जो बजट दिया जा रहा है वो सही तरह से लोगों तक पहुंच पाएगा, उस बजट का लोगों को फायदा होगा। दूसरी बात, अयोध्या में 3 दिन तक पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, इसका खामियाजा एक बेटी को अन्याय के रूप में उठाना पड़ा और मुख्यमंत्री जी यहां खड़े होकर राजनीतिक स्पीच में उस बेटी के अपमान का तमाशा बना रहे थे। ये बहुत दुखदाई है। साथ साथ कुंभ में जिनकी जान गई उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूं और मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से कहता हूं कि वो सूची दे दे तो मुआवजा सब लोगों तक पहुंच जाए। बहुत अच्छी बात है। एक आईना सर मुझे दिखाना है देश भर की सरकारों को। यहीं बागपत के एक बच्चे ने न्याय नहीं मिला सर, आत्महत्या कर ली पार्लियामेंट के सामने, जितेंद्र ने। परभनी में बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू तोड़ी गई सर, वहां सोमनाथ सूर्यवंशी को पुलिस ने मार दिया सर। यहां पंजाब में सर, अमृतसर में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पे किस तरह का अपमान किया गया। गोरखपुर में 2 दलित बच्चों की हत्या हुई सर। सूरत में एक दलित बच्ची को फीस ना चुका कारण अपमानित किया गया, उसने सुसाइड कर लिया सर। झुंझुनू में राजस्थान में एक बच्चे की पिटाई की गई मटकी छूने पे सर दोबारा। कठुआ जम्मू में सर एक नाबालिग बच्ची का सामूहिक बलात्कार किया गया सर। साथ साथ सहारनपुर में भूमाफियाओं ने शमशान की भूमि को देवबंद में सर जबरन कब्जा करने की कोशिश की, गोलीबारी की सर। आजमगढ़ में सूरज की हत्या सर हो गई है और पुलिस बचाने काम करे अपराधियों को। सर SC/ST को पहले जमीन मिलती थी पट्टों के रूप में, कहीं सरकार ने दी। उन जमीनों को पहले तो दबंगों ने कब्जा के रखा और अब उन जमीनों को सरकार भी छीन रही है सर। शहर में रहने वालों को SC/ST को आवासीय पट्टे दिए जाने चाहिए। आजादी के 75 साल भी घर नहीं है, बाद भी SC/ST के बच्चों को जो स्कॉलरशिप दी जाती थी, केंद्र और राज्य का आपसी विवाद है कि 60% आप दोगे, 40 हम देंगे। इस चक्कर में कई बार स्कॉलरशिप सब नहीं समय पहुंचती, मानसिक प्रताड़ना होती है, स्कूल परेशान करते हैं, कॉलेज। इसलिए मेरी राय है सर कि 0 बैलेंस पे उन बच्चों का एडमिशन कराया जाए। जब सरकार कुछ करना ही चाहती तो बच्चों को फायदा हो जाए। और देश भर में सर बहुत सारे छात्रावास बने हैं, लेकिन उन छात्रावास की स्थिति ऐसी है जर्जर, जैसे हमारे स्कूलों की है। इन छात्रावास का जीर्णोद्धार करा जाए, उनकी रख रखाव का ख्याल रखा जाए, क्योंकि यहाँ देश का भविष्य तैयार हो रहा है। और ऐसी हालात सर स्कूलों की है, स्कूलों के हालात आप देश भर में, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, जाके देखोगे नगीना क्षेत्र में सर अगर स्कूल गिर जाएगा किस दिन बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं है सर। बात ओबीसी समुदाय की जाए सर, ओबीसी समुदाय को वक्त आ गया है कि विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण जो है सर मिलना चाहिए, जो उनकी पर्याप्त संख्या यहाँ लोकसभा में और सभी स्टेटों की विधानसभा में आ पाए, जो सामाजिक समानता की दिशा में जरूरी कदम है। ओबीसी को भी SC/ST की तरह सर प्रमोशन रिजर्वेशन मिले। ओबीसी आरक्षण में जोड़ा गया सर असंवैधानिक है, क्रीमी लेयर उसको खत्म किया जाए। सरकारी स्वायत्त संस्थानों में भी सरकारी विभाग के समतुल्य पदों को चिन्हित किया जाए तथा उनकी समतुल्यता स्थापित की जाए, ताकि इन संस्थानों में कार्यरत ओबीसी कर्मचारियों के बच्चों को भी आरक्षण का लाभ मिल जाए। सर पत्रकार सुरक्षित नहीं है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की सर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने पर हत्या की गई सर। कौन पत्रकार ईमानदार से पत्रकारिता करेगा। किसानों को MSP की कोई लीगल गारंटी नहीं। एक बड़े किसान है दल्लेवाल जी, 69 दिन से सर जीवन और मौत के बीच आमरण अनशन पे है। क्या अब तक किसी दिन उनकी जान चल जाए, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। सर माइनॉरिटी की बात करूंगा, धार्मिक आस्था की बात है, हम तो सभी का सम्मान करते हैं क्योंकि हमने शपथ ली है, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। लेकिन सर बड़ौत में भगवान आदित्यनाथ निर्वाण लड्डू पर्व के दौरान दुर्घटना हुई, 8 लोगों की जान चली गई, श्रद्धालुओं की 75 घायल है, सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। अयोध्या की तरह उनको मुआवजा दे देते तो उनके मन में भी जो माइनॉरिटी है पीड़ा जो है वो खत्म हो जाती। न्यायालय द्वारा पारित आदेश के बावजूद जैन समाज को जैन महातीर्थ गिरनार जूनागढ़ गुजरात पे पूजा करने रोका जाए, जो उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है सर। बरेली में सार्वजनिक रूप से हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ सार्वजनिक अपमानित गाने चलाए गए। क्या सर मुसलमानों की धार्मिक आस्था का सम्मान नहीं होना चाहिए? उनका भी तो आजादी में योगदान है। और इनको अपराधियों किसका संरक्षण है कि खुलेआम इतने इस तरह गाने बजा के अपमानित कर रहे हैं। संभल की हिंसा में सर 74 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और वहां के मुस्लिम डर के साए में है। सरकार बेगुनाहों की गिरफ्तारी बंद करे। महाराष्ट्र में सर चंद्रपुर जिला पड़ता है, मैं अभी गया था, तालुका चिमूर में ताडोबा फॉरेस्ट में संग्रामगिरी पहाड़ पर बौद्ध स्थल है सर, बहुत पुराना। वहां बौद्ध भिक्षु को सरकार बिजली नहीं देती,
रास्ता नहीं देती और इतनी बुरी हालत में उनकी धार्मिक आस्था क्या है सर? तथागत बुद्ध की ज्ञान स्थली होने के कारण बोध गया में बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण स्थल है सर, इस स्थल पर अवैध कब्जा हटवाकर बौद्ध धर्म के अनुयायियों को सौंपा जाए। उनमें बड़ी चिंता, देश विदेश से लोग आते हैं, तो यहाँ हमारे देश की छवि भी खराब हो रही है। और अभी 12 फरवरी को सदगुरु रविदास जी महाराज की जयंती है और 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की, 11 अप्रैल को राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले। इनको मानने वाले लोग नए कार्यक्रम करना चाहते हैं। अभी जिस विचार की सरकार है सर, वो तो कोई कार्यक्रम कर लें, लेकिन अगर ये कार्यक्रम करना चाहते हैं तो इनको कोई छूट नहीं है और नई परमिशन नहीं मिल रही। खत्म करूंगा सर, अंत में थोड़ा सा और रह गया सर, इसको खत्म करूंगा। लेकिन सर मैं जानना चाहता हूं, क्या सरकारी पैसे पे एक ही धर्म का अधिकार है? दूसरे धर्म के धार्मिक आयोजनों पे अभी कुंभ में 7,500 करोड़ रुपए खर्च किया आपने। आप रविदास जयंती पे कितना खर्च करेंगे? आप 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिनकी जय जयकार होती है, उन पे कितना खर्च करेंगे? और उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए आप क्या सहयोग करेंगे? ये सवाल बहुत बड़ा है। और अंत में सर, मुझे आपसे, आपके माध्यम से सरकारों को कहना है सर, क्या इस देश से दलितों, मुसलमानों, पिछड़ों, आदिवासियों को निकाल देना चाहती है सरकार? जिस तरह से उनके अधिकारों को, स्कॉलरशिप को, उनकी पढ़ाई को, हेल्थ सिस्टम में कोई पैसा नहीं खर्च हो रहा है, क्या उनको निकाल के इस देश को ऐसा देश बनाना चाहते हैं जहां कुछ ही धर्म के लोग रहेंगे? सर मैं ये कहना चाहता हूं, देश सबका है और अगर सरकार ये तय करके बैठ गई कि वो दलितों, मुसलमानों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को निकाल देगी, तो सर ये संभव नहीं। इतनी बड़ी आबादी है, हम अम्बेडकरवादी लोग उनके पक्ष में खड़े हैं क्योंकि हमने शपथ ली है कि हम हर व्यक्ति का संरक्षण करेंगे। और मैं आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी के तौर पर कहना चाहता हूं, सरकार अपनी इस आदत में सुधार करे, वरना इसके परिणाम सड़कों में बहुत भारी होंगे। अगर मुसलमानों को, दलितों को आप लोग निकालने के बारे में सोचोगे और उनकी धार्मिक आस्था का अपमान करोगे, तो ये हम लोग किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आपका धन्यवाद करूंगा सर, लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूंगा सर, सर खत्म कर रहा हूं सर, 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूं सर, आप आदेश करेंगे तो खत्म कर दूंगा। खत्म कर दीजिए, एक सेंटेंस बोलिए। 10 सेकंड में खत्म कर दूं सर? एक सेंटेंस में 10 सेकंड ही आएगा, बोलिए। सर मैं बस ये कहना चाहता हूं कि सरकार सभी का ध्यान रखे और उनमें भी गरीबों का ज्यादा ध्यान रखे, क्योंकि सर अभी जेब कटाई हुई 2800 रुपए का टिकट है सर इलाहाबाद का, 56,000 रुपए का था सर। मैंने मंत्री जी से कहा, तब जाके उन्होंने संज्ञान लिया, तब आधे रेट हुए। इसलिए कह रहा हूं, धर्म के नाम पे धंधा और लूट नहीं होनी चाहिए सर, इसकी जिम्मेदारी सरकार की।